नमस्कार देवी सज्जनों, स्वागत है आप सभी का एक रिसर्च चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ग्लोबल मार्केट के बारे में। क्या मंदी आई हुई है ग्लोबल मार्केट में और किस तरीके से अभी चीज़ें बदल रही है। लगातार हम देख रहे हैं यूएस मार्केट, इंडियन मार्केट, ग्लोबल मार्केट में काफ़ी अच्छी खासी सेलिंग हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। इंडियन मार्केट में लगातार यहाँ पर हमको एक डाउन मूव कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। आज भी अगर हम देखें तो डाउ 600 पॉइंट डाउन है, यानी कि काफ़ी अच्छी खासी सेल ऑफ आज हमको इन डाउ में दिख रहा है। क्रिप्टो मार्केट की बात करें तो क्रिप्टो मार्केट में भी काफ़ी अच्छा खासा फॉल हम देख रहे हैं लगातार। और इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडियन मार्केट में भी ऑलरेडी फॉल है ही। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि ये इसका रीज़न क्या है और कैसे ग्लोबल चीज़ें चेंज हो रही है, क्या रिसेशन की और हम बढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ रशिया यूक्रेन का जो वॉर है वो कैसे इम्पैक्ट कर रहा है पूरी ग्लोबल चीज़ों को, कैसे कंज्यूमर गुड्स को, कंज्यूमर इन्फ्लेशन कैसे राइज़ हो रहा है। उन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो आराम से देखिए, और इसे आप 1.25x में सुन सकते हैं, देख सकते हैं बाद में भी। तो आ जाइए, चलते हैं, बात करते हैं सबसे पहले यूएस मार्केट से। यूएस मार्केट एक ऐसी इकनॉमी है, ऐसी सबसे बड़ी वर्ल्ड की इकनॉमी है जो कि पूरे वर्ल्ड मार्केट को इम्पैक्ट करती है। यानी कि अगर यूएस के मार्केट में कुछ भी मेजर कुछ हो रहा है तो ऐसा करने से मतलब बाकी इकनॉमीज़ पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। मतलब अगर हमने 2007-8 का जो क्राइसिस था, फाइनेंशियल क्राइसिस था, उसके बारे में हम देखें यहाँ पर, तो आप देख सकते हो कि एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था पूरे वर्ल्ड मार्केट में। अगर यूएस की इकनॉमी का हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड की 24.42% की यूएस इकनॉमी अकेली है, और डबल डिजिट में दो इकनॉमी है, यानी कि चाइना और यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स। $21.43 ट्रिलियन की इकनॉमी है यूनाइटेड स्टेट्स, और 16.34% से $14.34 ट्रिलियन की इकनॉमी है चाइना। यानी कि अगर 2000 कोई भी इम्पैक्ट अगर पूरे वर्ल्ड मार्केट में आता है तो वो डेफिनेटली यूएस मार्केट से इंटरलिंक्ड होगा, कोरिलेटेड होगा। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद जो कदम उठाए गए फेड के द्वारा, तो उस वजह से पूरे वर्ल्ड मार्केट में फ़र्क पड़ा, राइट। तो हुआ क्या था कि 2007 और 8 के जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया, उसके बाद फेड ने कुछ अकोमोडेटिव मॉनेटरी स्टांस लिए। अकोमोडेटिव मॉनेटरी स्टैंस क्या होते हैं कि इसमें इसको आसान भाषा में अगर समझे तो कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको कम रखना, यानी कि कीपिंग इंटरेस्ट रेट लो, और इन्फ्यूजिंग लिक्विडिटी इनटू द इकोनॉमी, यानी मतलब लिक्विडिटी को इन्फ्यूज़ करना इकोनॉमी में, ताकि वहाँ पर ओपन मार्केट के थ्रू ट्रांजैक्शन हो सके और जो क्राइसिस था उससे थोड़ा रिलीफ मिल सके लोगों को। तो ऐसा करने से क्या होगा कि यूएस इकनॉमी में जो मनी की सप्लाई है वो बढ़ेगी, और जब मनी की सप्लाई बढ़ेगा तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट जो बना रहेगा, मतलब लोगों के बीच में ये बना रहेगा कि सब ऑल इज़ वेल है, सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब ऐसा किया गया तो इसने कुछ जो प्रॉब्लम थे ना, उस प्रॉब्लम को थोड़ा बहुत तो सॉल्व कर दिया, पर पूरी तरीके से सॉल्व नहीं कर पाया। मतलब एक ऊपर ही ऊपर एक इस चीज़ को एक तरीके से सॉल्व किया गया, बट प्रॉपरली नहीं हुआ। तो हाई लिक्विडिटी से सॉल्व नहीं कर पाए इस चीज़ को, यानी कि जब इंटरेस्ट रेट लो कर दिए तो लिक्विडिटी यहाँ पर बढ़ी गई, और इन्फ्यूजिंग लिक्विडिटी भी यहाँ इन्फ्यूज़ की गई, तो उससे कोई ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो अब जब ऐसा हुआ कि चीज़ें नहीं हाथ में आई, यानी कि संभाली नहीं जा रही थी, तो उस टाइम पे जो लिक्विडिटी आती गई मार्केट में, तो वो जो वहाँ के बैंक्स थे बड़े बड़े और जो इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने हाई इमर्जिंग मार्केट जो थे, हाई इमर्जिंग मार्केट की मैं बात करूँ तो जो हाई इमर्जिंग मार्केट में हमारे इंडिया और चाइना, अगर की मैं बात करूँ इमर्जिंग मार्केट में, इंडिया, चाइना आते हैं, एशियन 5, रशिया, ब्राज़ील, मैक्सिको। तो ये जो कंट्रीज़ आती है ये हाई इमर्जिंग मार्केट में आती है। स्पेशली अगर देखा जाए तो चाइना, इंडिया और ब्राज़ील जो है वो इमर्जिंग मार्केट में आती है। तो यहाँ पर लोगों ने पैसा डालना स्टार्ट कर दिया, जिसे हम FIS के नाम से जानते हैं। इंडिया में जो FIS DIS का नाम सुना होगा आपने, FIS के नाम से जिसे हम जानते हैं। तो FIS का इन्फ्लो बढ़ता गया,
तो जब FIS का इन्फ्लो बढ़ता गया तो इसकी वजह से USA का जो बाकी इकोनॉमी में इम्पैक्ट था वो और भी बढ़ता गया। यानी कि अगर आपका पैसा इनडायरेक्टली कहीं इन्वेस्टेड है तो वो US का ही पैसा, US के ही बैंक्स का और इन्वेस्टर का FIS के थ्रू पैसा है, तो वहाँ का जो इम्पैक्ट था उसकी इकोनॉमी का और इम्पैक्ट लोगों पर बढ़ता गया। कोविड-19 के टाइम पे क्या हुआ, वर्ल्ड के सारे मार्केट डाउन हुए और मेजर बैंक्स जो थे यूएस के, उन्होंने अपनी हाई लिक्विडिटी को इंजेक्ट करना स्टार्ट किया सारे के सारे बुल मार्केट में। कोविड-19 के पहले जो मतलब कोविड-19 आया और उसके बाद जब मार्केट में करेक्शन आया और उसके थोड़े टाइम बाद जब रिलीफ मिला और रिलीफ पैकेज आने स्टार्ट हुए, तो जो हाई लिक्विडिटी जो इंजेक्ट की गई थी मार्केट में, तो उससे क्या है कि बाकी जो सही वर्ल्ड मार्केट थे वहाँ पे अपन को अच्छा खासा बुल रन दिखाई दिया, राइट। आपने अगर निफ्टी का भी चार्ट देखा है तो आप समझ सकते हो कि ये जो पैसा यहाँ पर डाला गया है ये FIS का भी कई सारा था, DIS का भी काफ़ी था और रिटेल इन्वेस्टर भी काफ़ी इन्फॉर्म हो चुके थे, तो ये अच्छा खासा यहाँ पर बुल रन स्टार्ट हो गया, राइट। डाउ की मैं बात करूँ तो डाउ में भी आपने देखा, और वर्ल्ड मार्केट में जितने भी हैं सब में अच्छा खासा यहाँ पर हमको एक अच्छा खासा बुल रन देखने को मिला। और सिर्फ इसी की बात ना करूँ, अगर कमोडिटी की मतलब यानी कि इन्हीं इंडेक्स की बात ना करूं और अगर इनकी बात करूं यानी कि क्रिप्टोज़ की बात करूं, तो क्रिप्टोज़ में भी हमने देखा कि क्रिप्टोज़ में भी अच्छा खासा पैसा आना स्टार्ट हुआ और यहाँ पर भी हमको अच्छा खासा बुल रन देखने को मिला, यानी कि एक अच्छा खासा मूव आना स्टार्ट हो गया। तो जब बुल रन हुआ और कुछ टाइम बाद जब इन्फ्लेशन का डेटा सामने आया और देखा गया कि इन्फ्लेशन जो है 40 इयर्स के हाई पर है, US का जो इन्फ्लेशन है वो 40 इयर्स के हाई पर है, यानी कि 40 इयर्स के हाई पे है। इसका मतलब है कि हाँ, तो US इन्फ्लेशन जो हमने देखा कि वो 40 इयर्स के हाई पे था और 8.4% था, यानी कि US का इन्फ्लेशन अगर हाई है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा कंज्यूमर गुड्स पर। लोगों के पास इतनी परचेजिंग पावर नहीं होगी, तो डेफिनेटली US मतलब जो US फेड है उसको कुछ ना कुछ यहाँ पर कदम उठाना पड़ेगा, कोई ना कोई सोल्यूशन तो लाना ही पड़ेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे 2020 के आसपास नॉर्मली जो इन्फ्लेशन जो रहता है वो 2% तक कंट्रोल करके रखना होता है। फेड का काम होता है कि 2% तक मार्केट US जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल रखा जाए। बट अगर हम यहाँ पर देखें तो 1984, ये मैं 25 ईयर्स का चार्ट लगाया यहाँ पे, दिस वन आप देख सकते हो 1984 के आसपास ये जो टाइम था यहाँ पर था, उस टाइम पे 40 इयर्स के हाई पर इन्फ्लेशन। तो इससे इसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा, राइट। और क्या रीज़न है इन्फ्लेशन के राइज़ के? पहला जो फर्स्ट फैक्टर जो काम होता है रशिया यूक्रेन वॉर, जिससे कि एनर्जी क्राइसिस आया मार्केट में, कमोडिटी प्राइसेस हाई हुए। दूसरा जो रीज़न है कोविड की वजह से जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हुआ, जो अभी भी अगर हम देखें तो नॉर्मल नहीं हो सका। तीसरा जो रीज़न था वो एक्सेस लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ड की गई वर्ल्ड बैंक के द्वारा, मनी सप्लाई बढ़ गया। तो जब मनी का सप्लाई बढ़ा दिया जाता है मार्केट में, आपने देखा भी होगा, न्यूज़ भी देखी होगी कि पिछले 2 सालों के अंदर US फेड ने 40% से भी ज़्यादा का 40% के अराउंड जो डॉलर है वो अभी तक का डॉलर जो प्रिंट हुआ था उसका 40% अभी इन्होंने 2 सालों में प्रिंट कर दिया। तो जब मनी की सप्लाई बढ़ जाती है तो डेफिनेटली आप जानते हो इस चीज़ को कि परचेजिंग पावर यहाँ पर गिर जाती है और इन्फ्लेशन राइज भी स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पर हमने हाई इन्फ्लेशन का अभी देखा, और अभी भी लगातार अगर देखा जाए तो ट्रेंड अपसाइड में ही है। हम नेक्स्ट क्वार्टर तक देख सकते हैं कि ये 10 के भी ओवर में जा सकता है, राइट। तो ये एक रीज़न है इन्फ्लेशन की हाइस का। और फेड का जो मैंने बात की कि फ़ेड का जो काम है वो है RBI की तरह ही काम होता है। यहाँ की जो फेड है वहाँ का फेडरल रिज़र्व US का, उनका जो 2 काम होता है ना, वो उनका काम जो मेजर 2 काम होता है वो मुझे ये समझ में आता है कि अपने सिटीज़न के लिए जो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके वो, और लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन जो है वो 2% से कम रखें। 2% से कम रखने की कोशिश की जाती है US फेड के द्वारा। अगर हम देखें पिछले 1980 से लेकर अब तक का चार्ट देखें तो 5% से ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं गया, और पिछले अगर हम बात करें 2015 तक से के पीछे तक की बात करें तो यहाँ पर कंट्रोल रखने की काफ़ी कोशिश की गई है, राइट। पर अभी अगर करंटली देखें तो 8.4% यहाँ पर इन्फ्लेशन का पहुँच चुका है। तो हाई इन्फ्लेशन जो है US इकोनॉमी के लिए डैमेजिंग है। वो किसी भी इकोनॉमी की बात करें यहाँ पर सबके लिए हाई इन्फ्लेशन एक डैमेजिंग फैक्टर होता ही है। तो जब इन्फ्लेशन बढ़ता है ना तो वो करेंसी की जो परचेजिंग पावर होता है उसको गिराने लग जाता है।
तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन सिंपल सा ये है कि इंटरेस्ट रेट हाइक कर दो, राइट। इंटरेस्ट रेट हाइक करेंगे तो उससे क्या होगा, नॉर्मली इंटरेस्ट रेट हाइक की इसलिए जाती है, अगर आरबीआई इंडिया में इंटरेस्ट रेट हाइक करता है तो उससे बैंक को फ़र्क पड़ता है। बैंक को जो लोन है जो आरबीआई से जो है वो बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट को भी हाई कर देते हैं। मतलब अगर आप कोई लोन लेने जाएगा तो उसको हाई इंटरेस्ट पे पैसा मिलेगा, और ऐसा करने से क्या होगा कि लोन लोग कम लेना पसंद करेंगे। जो अपने हमारे पास खुद के पास जो पैसा पड़ा हुआ उसी को यूज़ करेंगे लोग। ज़्यादा जो खर्चा है वो वहाँ पर नॉर्मली कम होता जाएगा। यानी कि नॉर्मली जो सप्लाई है मार्केट में, सप्लाई बनी हुई है वो कंट्रोल होगी, या फिर वहाँ पर एक डिमांड जो है वो डिस्ट्रप्शन नहीं होगा इतना। तो ये एक रीज़न होता है कि इंटरेस्ट रेट को हाइक किया जाता है। तो आपने रिसेंटली देखा होगा कि फेड ने जो क्या किया था कि फेड ने यूएस चेयरमैन ने 50 बीपीएस पॉइंट से यहाँ पर दिस वन या 50 बीपीएस पॉइंट से आप देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने इंटरेस्ट रेट को हाइक कर दिया, राइट। आरबीआई गवर्नर ने 40 बीपीएस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट हाइक करा। और बैंक ऑफ इंग्लैंड की बात करूँ तो वहाँ भी 25 बेसिस पॉइंट से वहाँ पर इंटरेस्ट रेट हाइक करने हमको दिखा, राइट। तो और यहाँ तक कि बैंक ऑफ इंग्लैंड ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि रिसेशन के रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, 30 ईयर्स के हाई पर है वहाँ पर भी इन्फ्लेशन, तो डबल डिजिट में भी में भी जा सकता है वहाँ पर। तो इन सब चीज़ों की रीज़न की वजह से यहाँ पर हमको देखने को मिला कि रिसेशन की बात स्टार्ट हो गई। तो अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दिखाता हूँ कि जब भी इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ है ना तो ये रुका नहीं है। 2004 के बाद भी अगर यहाँ पर हम देखें तो लगातार इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ है। 2016 के बाद भी हम देखें तो यहाँ पर लगातार इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ है। और अभी भी हम बात करूँ तो यहाँ पर भी अभी फेड तो कह रहा है कि ये लगातार नहीं बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे, और ऐसा करने वैसे जब बोला गया तो फेड डाउ में एक रिलीफ रैली भी स्टार्ट हुई। यहाँ पर थोड़ा बहुत हमको अपसाइड में मूव मिला देखने को, बट वो बहुत एक छोटा सा था, ज़्यादा नहीं था, मतलब कोई ज़्यादा इम्पैक्ट आया नहीं उस चीज़ का मार्केट पर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो है वो ये जो इंटरेस्ट रेट हाइक है ये लगातार बढ़ेगा ही सही, अभी कम होने की कोई आसार नहीं है। तो अभी तक तो हमने बात की इंटरेस्ट रेट के बारे में। अब बात करते हैं रिसेशन के बारे में। तो रिसेशन क्या आ सकता है, क्या ऐसी कोई चीज़ है जो रिसेशन को कंट्रोल कर सकती है। तो रिसेशन की बात क्या होती है, पहले रिसेशन को समझ लेते हैं। तो रिसेशन होता क्या है कि अगर टिपिकली रिकग्नाइज एज 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर ऑफ इकोनॉमिक डिक्लाइन, यानी कि अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर जो है वो लगातार नेगेटिव में जीडीपी अगर नेगेटिव में हमको शो करना स्टार्ट कर दे तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर रिसेशन आ चुका है, राइट। और नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ अगर शो करती है कि ये रिसेशन की परिभाषा है। तो यूएस में जो Q1 का जो जीडीपी है वो तो ऑलरेडी नेगेटिव आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वार्टर में देखना पड़ेगा कि यहाँ नेगेटिव आता है कि पॉजिटिव आता है, ये चीज़ नज़र में रखने वाली है, राइट। और अगर ऐसा होता है, अगर वर्ल्ड मार्केट में यूएस रिसेशन में आता है तो इससे वर्ल्ड मार्केट पे सारे मार्केट पे, इंडियन मार्केट पे सब पे ही एक नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाला है। तो इसके लिए भी हमें प्रिपेयर होना चाहिए कि यहाँ पर हम किस हिसाब से इस चीज़ को देखें, राइट। अब हम आ जाते हैं दूसरे फैक्टर के ऊपर, एक ऐसा फैक्टर के ऊपर जहाँ पर हम ये बता सकें कि और कौन कौन सी रीज़न है जिसकी वजह से हम यहाँ पर ये रिसेशन के बारे में बात कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो यील्ड कर्व इन्वर्जन का। अब यील्ड कर्व इन्वर्जन जो है यहाँ पर यूएसए में जो लास्ट मंथ था देखने को मिला, वो होता क्या है पहले ही समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट जो होती है मूड हायर देन लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, यानी कि शॉर्ट टर्म सोवरेन बॉन्ड जो थे 2 ईयर सोवरेन बॉन्ड का जो यील्ड था वो 10 ईयर सोवरेन बॉन्ड के यील्ड से ज़्यादा मिला। यानी कि अगर लॉन्ग टर्म बॉन्ड में रिटर्न ज़्यादा होना चाहिए नॉर्मली, तो ये देखा गया है लॉन्ग टर्म बॉन्ड में रिटर्न ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पर सब कुछ ओके। तो 10 ईयर यील्ड बॉन्ड जो थे उनका रिटर्न ज़्यादा होना चाहिए 2 ईयर से, पर ऐसा नहीं था। तो शॉर्ट टर्म यील्ड था वो ज़्यादा मिला। तो ऐसा देखा गया है कि यूएस मार्केट में कि जब भी यील्ड कर्व इन्वर्जन एक तरीके से रिसेशन का सिग्नल होता है। तो अब तक जितनी बार भी यील्ड कर्व इन्वर्जन में हमने देखा है कि हुआ है, यानी कि यील्ड कर्व इन्वर्जन हुआ है तो वहाँ पर रिसेशन आया है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि रिसेशन से पहले मतलब हमेशा नहीं हुआ है कि यील्ड कर्व इन्वर्जन होगा तो रिसेशन आना ही आना है, बट हमेशा रिसेशन से पहले यील्ड कर्व इन्वर्जन हमको देखने को मिला है। अगर हम 2000 की बात करें, 2001 की बात करें, 2007 की बात करें और 2020 की बात करें तो वहाँ पर हमको यील्ड कर्व इन्वर्जन देखने को मिला है, राइट।
तो ये एक रीज़न है 2 ईयर ट्रेजरी यील्ड टॉप 10 ईयर यील्ड कर्व इन्वर्जन दैट कुड सिग्नल एज रिसेशन। तो ये एक दूसरा फैक्टर है जिसको हमको नज़र में रखना चाहिए, यानी कि रिसेशन की यहाँ पर संभावना नज़र आ रही है। ओके, तो और गोल्डमैन सैक्स ने और ड्यूटशे बैंक ने भी इस चीज़ को प्रेडिक्ट किया है कि यहाँ पर रिसेशन आ सकता है। अभी यूएस मार्केट की बात करूँ तो यूएस मार्केट में एफओएमसी मीट जो हुई थी अभी कुछ टाइम पहले, मैंने उस पर एक वीडियो बनाया था पर्टिकुलर एनईएफपी के बारे में बताया था उसमें। तो फेड ने वहाँ पर इंटरेस्ट रेट को हाइक किया है 50 बीपीएस पॉइंट ने, और उन्होंने ये भी कहा है कि इतना अग्रेसिव नहीं करेंगे। बट इसका मतलब मैंने पहले बोल दिया है कि ऐसा नहीं होगा, डेफिनेटली यहाँ पर थोड़े टाइम में फिर से हमको इंटरेस्ट रेट हाइक देखने को मिलेगा। बट फिर भी ग्लोबल नेगेटिव सेंटिमेंट की वजह से जो डाउ में जो गिरावट है वो लगातार अभी तक हमें दिखाई दे रही है, राइट। और मार्केट में जो अनसर्टेनिटी है वो लगातार बढ़ी हुई है। अभी कोई भी यहाँ पर आप रिलीफ रैली की एक्सपेक्टेशन जितना कम रखें उतना ज़्यादा अच्छा होगा, राइट। इन्फ्लेशन के बढ़ने से जो होता है ना स्टॉक मार्केट में और बॉन्ड मार्केट पे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो ऐसे में क्या होता है कि सीधा सीधा खतरा बढ़ जाता है रिसेशन की ओर। तो रिसेशन जो वर्ड है नॉर्मली काफ़ी लोग डरते हैं, ऐसा नहीं है। रिसेशन में नॉर्मली इतने बड़ी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती है, मंदी होती है एक काइंड ऑफ। 2 क्वार्टर तक अगर नेगेटिव ग्रोथ अगर जा रही है तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर लगातार बढ़ती रहेगी ये। जैसे कि आईएमएफ की अगर मैं रिपोर्ट देखूँ यहाँ पर, राइट, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो है प्रोजेक्शन जो किया है वो 5.7 2021 यानी 2020 की बात करूँ तो 3.7 है, और उसको गिराकर 2.3 है। ये आईएमएफ का प्रोजेक्शन है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे, राइट। तो और बाकी भी कंट्रीज़ की अगर हम बात करें यहाँ पर जर्मनी में बढ़ा हुआ है, फ्रांस में भी गिरा हुआ है यहाँ पर, इटली में भी, जापान में भी देखें तो डाउन साइड में है। बट चाइना की बात करें तो 4.4 है, जो कि अब यहाँ पे 5.1 बता रहा है, यानी कि 5 सिर्फ चाइना की इकोनॉमी ऐसी है जो यहाँ पर ग्रोथ की प्रोस्पेक्ट बन सकते हैं। इंडिया में भी देखें तो यहाँ पर नेगेटिव में ही है, राइट। तो ये है एक। और रशिया की बात करें तो आप देख सकते हो काफ़ी सुधार, मतलब नेगेटिव में 8.5 है, जो कि नेगेटिव में 2.3 तक पहुंच सकती है। तो रिसेशन में अलग चीज़ है, मंदी दिखती है, और डिप्रेशन एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। अगर डिप्रेशन के बारे में बात करें तो ज़्यादा दिक्कत आई थी 1930 में हुआ था, और 1930 के टाइम पे यूएस की जो जीडीपी थी वो 50% तक डाउन हो गई थी। तो उस टाइम पर जो मार्केट गिरा था उसका मैं अगर चार्ट यहाँ पर आपको दिखाऊँ, आई डोंट नो, आई थिंक अवेलेबल होगा कि नहीं होगा। तो 1930 की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर दोस्तों। 1930 पर जो रिसेशन आया था, दिस वन, राइट, ये वाला 1930 के टाइम पे जो रिसेशन डिप्रेशन जो आया वो उसमें 50% तक इरोड हुई यूएस की जीडीपी, और 15 साल लगे थे इस मार्केट को वापस रिकवर होने में। 15 ईयर्स लगे थे। अगर आप यहाँ पे देखें चार्ट में तो 1933 से लेकर आप देख सकते हो ऑलमोस्ट ज़्यादा ही लगे थे आई थिंक, राइट। तो काफ़ी टाइम लगा था इस चीज़ को रिकवर होने, मार्केट को रिकवर होने में फिर से उस टाइम पे। और जब 2001 का जो .com बबल था उसका भी अगर मैं बताऊं आपको, तो .com बबल के टाइम पे भी काफ़ी टाइम लगा था इसे रिकवर होने में। ये डाउ का चार्ट है, बट नेस्डैक अगर देखोगे तो टेक कंपनीज पर डिपेंडेंसी थी, तो टेक कंपनीज को काफ़ी टाइम लग गया था ऑलमोस्ट। यहाँ पर भी आप देखें तो एक बहुत लंबा टाइम लिया इसे रिकवर होने में, ऑलमोस्ट 10 से 12 साल यहाँ पर लिए। तो डिप्रेशन की बात अलग होती है, रिसेशन की बात अलग होती है। तो अभी फ़िलहाल के लिए क्या करना चाहिए मार्केट में आपको, अगर मैं चार्ट के बेसिस पे बताऊँ आपको, तो यहाँ पर आपको फ़िलहाल के लिए सिर्फ शांति से बैठना चाहिए। कोई भी अननेसेसरी आपको यहाँ पे एक्शन नहीं लेना चाहिए। डाउ का जो मुझे एक सपोर्ट जोन लग रहा है वो 29,000 के आसपास कुछ लग रहा है, 31,000 चल रहा है अभी, यानी कि यहाँ से सीधे सीधे 10,000 पॉइंट डाउन साइड जो मार्केट है वो मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ तक हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, राइट। निफ्टी की बात करूँ दोस्तों, तो निफ्टी में आप तैयार रहिएगा कि निफ्टी में आपको एटलीस्ट 14,900 तक के 14,900 तक के या 15,000 तक के जोन आपको बड़ी इजीली दिख जाएंगे नेक्स्ट 2 से 3 वीक के अंदर। और नेक्स्ट जो सपोर्ट रहेगा वो 14,200 का रहेगा। तो 14,900 एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। 14,900 अगर ब्रेक होता है तो आप मान के चलिए कि हमको डाउन साइड में और भी ज़्यादा लेवल दिख जाएंगे, जो कि मैं आने वाली वीडियोस में डिस्कस करता रहूँगा। तो उसके लिए आप बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करना। कमेंट में आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं मुझे, तो ज़रूर दें।
वीडियो शेयर ज़रूर करें। तो अभी फ़िलहाल के लिए क्या करना चाहिए, डेट फंड्स आपके लिए सेफ़ रहेंगे अभी इस टाइम पे। अगर आप देख सकते हैं उनको, तो ये टाइम कितना डाउन जा सकता है मार्केट, इसके बारे में क्लियर कहना तो बहुत मुश्किल होगा। बट गोल्ड के प्राइसेस भी डाउन हैं, सिल्वर के प्राइसेस डाउन हैं, तो आप प्रीशियस मेटल्स की तौर पर वहाँ पर एज अ सेफ्टी के तौर पर वहाँ पर आप उन्हें देख सकते हैं, एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के तौर पर देख सकते हैं। बेटर ये रहेगा कि आप कैश जितना आप होल्ड कर सकें उतना बेटर रहेगा। इमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए आपके हाथ में इस समय, ये मेरी सलाह रहेगी। और ये बीच बीच में अगर कोई इन्वेस्टमेंट की अच्छी अपॉर्चुनिटी हमको मिलेगी तो हम उसको लेंगे। मार्केट में फिर से एंट्री कब लेनी है, ये आप बने रहिए चैनल पर, आपको मिलेगी उसकी जानकारी पूरी। और बॉटम तो हम बिल्कुल पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आज तक मार्केट को टाइम करना किसी की बस की बात नहीं रही है। बट फिर भी कोशिश हम करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सही मोमेंट पे हम यहाँ पे एंट्री लें, ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिल सके। लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट अगर है, लॉन्ग टर्म मतलब 4 साल 5 साल का इन्वेस्टमेंट है, तो आप सोच सकते हैं। अदरवाइज़ मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा वेट करें अभी यहाँ पर, तो ज़्यादा बेटर होगा। तो ये था दोस्तों मेरा व्यू इन सब चीज़ों के बारे में, ग्लोबल मार्केट के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।